करे भाई शुरू। हम्म। हाँ, ठीक है। सो देख आज सो देख आज के सेशन में ना मैं बताऊंगा, मतलब कि बेसिकली बताऊंगा कि ऑडिट का फ्लो क्या रहता है। नॉट ऑन द बुक्स बट ऑन द रियलिटी। देख, जो रियलिटी होती है ना, वो बुक से बहुत अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं तेरे को बताता हूँ। ये है आईसीआई की चेकलिस्ट। ठीक है। वो बोलता ठीक है है। कि पहले पहले अपॉइंटमेंट में हम ये करेंगे। मतलब उसके चार पांच छह फेजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल एक अपॉइंटमेंट है, देन प्लानिंग है, देन तेरा एक एग्जीक्यूशन है, देन अदर प्रोसीजर्स है जो उसको लगाने चाहिए एज पर आईसी है, देन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या करना है, देन कंप्लीशन सेक्शन में क्या क्या करना है। बट इन रियलिटी अलग ही होता है यार। देख, सीधी सी बात है ना, अ, हर चीज हर मौके पे पॉसिबल नहीं हो पाती। तो मेरा जो पर्सपेक्टिव रहेगा ना, वो रियलिटी के बेस पे रहेगा, ऑन ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस कि हम मेरे समय पे क्या क्या हुआ था। मेरे समय इन द सेंस अभी भी मैं कर ही रहा हूँ, बट एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है। बेस ओके। यही रहता है, ऐसा नहीं है कि बेस कुछ अलग ही हिल जाता है। बेस यही रहता है, बट वो इवेंट्स हैं उसके टाइमिंग्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, बिकॉज हमें बहुत जल्दी जल्दी रिपोर्ट देनी पड़ती है, और मैनेजमेंट के पास भी उतना टाइम नहीं होता कि अब वो बार बार हमसे मीटिंग करे। ठीक है। तो एक हम्म। रियलिटी के बेस पे जैसा भी रहता है वो मैं बताता हूँ कि हम देखेंगे कि एक नए, अगर पहली बार ऑडिट हमें मिला है तो हम कैसे करेंगे। सी, दोनों अलग अलग अप्रोच से चलती हैं। बिकॉज अगर मान ले मैंने पहले ऑडिट किया है और नहीं किया है पहले, या मेरे पास नया असाइनमेंट आया है, तो दोनों की हम्म। अप्रोच अलग अलग हो जाती है। बिकॉज मैंने जब पिछली बार ऑडिट किया है तो कुछ ना कुछ कंट्रोल्स पे मेरे पास ऑलरेडी एविडेंस पड़े होंगे। बट जब नया आता है ना, तो हमें शुरू से शुरुआत करनी पड़ती है, शुरू से एविडेंस गैदर करने पड़ती है। बिकॉज एक ओपिनियन है, बेसिकली हमारे पास पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक पार्टनर के पास कि जो फाइनेंशियल्स हैं एकदम सही चल रहे हैं। ठीक है। अगर ठीक है। पिछली बार किया होता है तो हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस होते हैं, उसके बेसिस पे हम इस बार की जो चेकिंग है वो कम कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑल टुगेदर नया आता है तो हमें चेकिंग का पूरा बढ़ा के चलना पड़ता है। मटीरियलिटी जो अभी हम देखेंगे वो बढ़ा के चलनी पड़ती है, एविडेंस ज्यादा गैदर करने पड़ते हैं, ताकि पार्टनर को एक तरीके से सॉर्ट ऑफ यू नो वो आ जाए, कंफर्ट आ जाएगा। बोल दो, कंफर्ट आ जाए, हाँ कि हाँ फाइनेंशियल्स में सब कुछ सही चल रहा है, एक मटीरियलिटी बेसिस पे कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है। ठीक है। तो मेरा पर्पस वही रहेगा कि हम जो भी नया क्लाइंट आ रहा है या फिर नया असाइनमेंट आ रहा है उसके बेसिस के चलते हुए चले। सी, मैंने इसको जैसे चेकलिस्ट में पांच छह भागों में बांटा हुआ है, मैंने भी चार भागों में बांटा हुआ है। प्री एंगेजमेंट, ठीक है, प्लानिंग, देन आ गया तेरा एग्जीक्यूशन, देन प्री रिपोर्टिंग, देन आ गया मेरा रिपोर्टिंग। तो देन अलग से कुछ चीजें होती है जो, ये बेसिकली इसका स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, एज पर माई एक्सपीरियंस, हर हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग चल सकता है। बट मेरे एक्सपीरियंस से मैंने छह छह पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है। ठीक है। अब बात आती है पहले की, जो कि है मेरा प्री एंगेजमेंट, कि एंगेजमेंट लेने से पहले मेरे को क्या क्या देख लेना चाहिए उस असाइनमेंट में। पहला आता है एमओए। एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? हमें पता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पांच पांच से छह क्लॉजेज होते हैं। फॉर एग्जांपल नेम क्लॉज, डोमिसाइल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है। देन शेयर कैपिटल का कैपिटल क्लॉज आ जाता है, देन अदर्स आ जाते हैं। इसमें से एक ऑडिटर के परस्पेक्टिव से ना मैं ये बोल सकता हूँ कि दो एमओए में दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक होता है मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज और एक होता है मेरा कैपिटल वाला क्लॉज। ठीक है। रीजन बीइंग, कैपिटल का तो तुम्हें हमें डायरेक्टली पता है कि डायरेक्ट एक कैप्शन होता है इक्विटी कैपिटल, जहाँ पे मेरे को बताया जाता है ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए तुम्हारा इशूड कैपिटल की, वगैरह वगैरह। ठीक है। देन सेकंड आता है मेरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट क्लॉज में वो सारे काम लिखे होते हैं जो कि कंपनी कर सकती है। अगर वो उससे बाहर जाके कोई काम कर रही है तो वो इलीगल है कंपनी के लिए। यहाँ पे मेरी बात समझ रहा है तू? हाँ हाँ। हाँ। देन दूसरा मेरा आता है एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये क्या बताता है? ये बताता है कि जो कंपनी है वो किस किस तरीके से या फिर किस किस पॉलिसीज पे काम करेगी। रिलेवेंट अगर मैं देखूं तो इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे फाइनेंशियल के
बिकॉज उसमें लिखा रहता है कि यार कि डायरेक्टर कैसे कैसे बनाने हैं, कौन कौन से डायरेक्टर कितने, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी होती है जो हमारे काम के नहीं हो सकते, बट फिर भी हमें लिखना चाहिए। थर्ड आ गया मेरा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये परमानेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि हमारे पास होना चाहिए। रीजन बीइंग कि हमें पता रहता है कि कब से कंपनी चालू हो रखी है, कब से डेटा है। अगर मान ले इसी साल से कोई कंपनी चालू हुई है, तो वो रहता है ना कि अगर 3 महीने से कम की कंपनी है तो इसके जो फाइनेंशियल्स है वो अगले साल में मर्ज होके दिखाए जाएंगे। इसका एक रीजन ये होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। देन अदर्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर मैं जब नया असाइनमेंट लेता हूँ ना, तो हमारे ऊपर एक ऐसे एप्लीकेबल हो जाता है ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है, उसको करवाने के लिए मुझे एक तो लास्ट ईयर का ऑडिट रिपोर्ट चाहिए होता है। मैंने यहाँ पे इफ एनी इसलिए लिखा है, क्या पता लास्ट ईयर, ऑल्दो कंपनी पे हमेशा मैंडेटरी होता है, बट क्या पता नहीं करवाया हो फॉर एग्जांपल किसी किसी भी रीजन से, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इफ एनी लिखा हुआ है। बट जब हम आगे बढ़ेंगे, तो जब मैं 510 का जिक्र करूंगा तो मैं इस पे दोबारा से आऊंगा। एक होता है मेरा, मुझे फिर ले लेना चाहिए, एक एमआरएल ले लेना चाहिए, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर, और एक ले लेना चाहिए ईएल। ईएल होता है मेरा एंगेजमेंट लेटर, कि एंगेजमेंट में हमारे कौन कौन सी स्कोप लिखे रहेंगे, कोई लिमिटेशन तो नहीं, मैं किस किस स्कोप पे मुझे काम करना है। ऑल्दो हमारा एक ओपिनियन होता है, बट फॉर एग्जांपल मेरे को कंट्रोल में कुछ ज्यादा ही अंदर घुस के उनकी कंट्रोल चेकिंग करनी है, ताकि कंपनी को वो आ सके कंपनी के कंट्रोल्स पे हम। जैसे हमें पता है कि एक एनेक्जर बी देना होता है कंपनी पे, कि जो आइकोफर है, इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके उसका कुछ एडिशनल करवाना तो नहीं चाहता है कंपनी हमसे, पर उस पे ओपिनियन तो हमें देना पड़ता है, बट उससे हटकर तो कुछ एडिशनल नहीं करवाना चाहता है। एमआरएल दे देना चाहिए। देखो एमआरएल ना बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। उसका जब मैं आगे आऊंगा तो मैं उसका रिलेवेंस समझाऊंगा। अगर मैं तुम्हें एक एमआरएल का एक कॉपी दिखाना चाहूँ कि कैसा बनता है एमआरएल, तो ऑल्दो हम इसे आगे जाके और डिटेल में डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में, वीडियो ऑडियो में, बट अभी के लिए मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, 295। हम्म, कुछ ऐसा दिखता है मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। अच्छा ये क्या है? ये आईसीआई को क्रेडिट दे देते हैं, बिकॉज ये आईसीआई क्या ही मटेरियल है। देखो आईसीआई की जितनी भी गाइडेंस है ना, वो मतलब बाइबल है, उससे बाहर जाके कुछ नहीं करना। सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन, जो कहते हैं ना गीता है हमारे लिए, सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमें यही मिल जाते हैं। तो एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर है ये। ठीक है, ये एक सॉर्ट ऑफ एक तरीके का ड्राफ्ट है, ऐसा दिखता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमें रिलेटेड पार्टी के रिलेशंस कंपनी जो हमें बताना चाहती है, ठीक है, या फिर कोई अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है जो 450 के अंदर, धीरे धीरे इस पे बात करेंगे, बट अभी के लिए दिखा दिखाने के परस्पेक्टिव से क्लाइंट लेटर हेड, मेन चीज है क्लाइंट लेटर हेड पे दिखाना चाहिए। हम्म, तो हैविंग सेड दैट, आगे आती है काउंसिल्स की कुछ गाइडलाइंस जो कि प्री एंगेजमेंट में ही हमें फॉलो कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब भी हमें जब भी कोई असाइनमेंट लेते हैं, तो एज पर काउंसिल की गाइडलाइन हमें प्रीवियस ऑडिटर या फिर रिटायरिंग ऑडिटर से हमें कम्युनिकेट कर लेना चाहिए। रीजन बीइंग कि उनके पास कोई ऐसा नॉलेज हो जो कि कंपनी हमें डायरेक्टली ना बता रही है, फॉर एग्जांपल फ्रॉड हुआ हो जिसपे जिसपे हमें जिसके बारे में हमें रिटायरिंग या प्रीवियस ऑडिटर बता सकता है। सेकंड आता है मेरा प्रीवियस ऑडिटर। अगर मान लो एक गाइडलाइन और है कि अगर मान लो प्रीवियस ऑडिटर का फीस जो जो है वो अनडिस्प्यूटेड फीस उसको नहीं दिया गया है, तो भी मेरे को ये वाला करंट स्टैट हमें नहीं लेना चाहिए। ये काउंसिल की गाइडलाइन है। तो हैविंग सेड दैट, मोटा मोटा प्री एंगेजमेंट में तो यही करते हैं। हिमांशु एक बार के लिए रुकेगा? ओके। तो मतलब ये तो काफी डिटेल्ड हो गया, बट अगर हम लेमैन की बात करें तो उसको अगर हम्म। समझाना चाहें तो बेसिकली एमओए एओए ये सब तो बेसिक 11th से ही स्टार्ट कर देते हैं बच्चों को पढ़ाना कि कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स हैं।
बट एडिशनली हम्म। इसमें अगर हम और डिटेल में समझना चाहें तो हम क्या क्या देखते हैं? ऑब्जेक्ट क्लॉज हो गया एक तो, एक कैपिटल क्लॉज हो गया, उसके अलावा जैसे कंपनी के रिगार्डिंग मीडिया में क्या चल रहा है या उसके पुराने रिजल्ट्स क्या हैं, उसका कितना इम्पैक्ट रहता है इस पे, प्री एंगेजमेंट पे? देखो प्री एंगेजमेंट पे नहीं, बट एक बार जब एंगेजमेंट हो जाती है ना, तो हम प्लानिंग की फेज पे वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है बट मैं अभी के लिए उसको ले लेता हूँ। जब हम प्लानिंग की स्टेज पे आते हैं ना, देखो फ्रॉड हुआ या नहीं हुआ है वो दिक्कत नहीं है। मैंने फाइनेंशियल्स को उसको ढंग से डिस्क्लोज किया है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। नहीं बट ठीक है। फ्रॉड। मतलब मेरा मतलब ये नहीं था कि हमने डिस्कवर किया है वो, बट किसी और ने, प्रीवियस ऑडिटर ने, या किसी लिटिगेशन के थ्रू न्यूज से हमें पता चला है। तो बेसिकली उनके रिगार्डिंग ओवरऑल और कुछ, मतलब इनके अलावा और कुछ प्री एंगेजमेंट में चेक नहीं होता, लाइक मार्केट में न्यूज़ क्या है या पुराने फाइनेंशियल क्या है, कोई कंसर्न भी पॉजिटिव है कि नहीं, किसी कंपनी को लेने हाँ से ये सब पहले। तो होता ही है ना। हाँ ये तो सब तो ये होगा सब ही। का सोर्स, रिलायबल क्रेडिबल सोर्स क्या रहता है इसका के लिए? मतलब न्यूज़ तो देखो क्वेश्चन रिला मार्क लगा के कुछ भी लिख देते हैं न्यूज़ में तो। देखो होता क्या है इन द रियल वर्ल्ड, हम ऐसा कोई सोर्स है नहीं। देखो कंपनी क्या होगी, ठीक है न्यूज आ गई, बट कंपनी आगे से बढ़कर नहीं बताती है अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई सेबी, अगर फॉर एग्जांपल लिस्टेड है तो सेबी से कुछ डिस्क्लोजर्स की रिक्वायरमेंट है, या फिर फाइनेंशियल्स। देखो फाइनेंशियल्स में हमें बताना ही पड़ता है। पिछले साल के अगर ऑडिट रिपोर्ट देखेंगे तो हमें कारो 2020 में भी बताना पड़ता है कि ऑडिटर को कारो 2020 में भी बताना पड़ता है कि क्या कोई फ्रॉड हुआ है, क्या कोई विसल ब्लोअर हुआ है। एक क्लॉज आता है ना, क्लॉज नंबर आई गेस वो 9 है, 9 या 10। उसमें इसमें ऑडिटर को बताना पड़ता है कि क्या कोई विसल ब्लोअर ने कोई इंफॉर्मेशन दी है, या फिर कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी में, क्या कंपनी ने कोई फ्रॉड किया है या डिस्कवर हुआ है, किसी कॉस्ट ऑडिटर या फिर इंटरनल ऑडिटर ने कोई वो निकाला है। तो ये सोर्सेस हो सकते हैं। एज सच इसका प्री एंगेजमेंट में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रहेगा, बिकॉज अगेन फ्रॉड होना ना होना ऑडिटर के परस्पेक्टिव से यस इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट उसका डिस्क्लोजर इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ हमारी चेकिंग भी उस तरीके से रिलेवेंट हो जाएगी, क्योंकि हमें चेकिंग बढ़ानी पड़ जाएगी ताकि कोई मिस स्टेटमेंट रह ना जाए हमारी तरफ से चेक करना। तो यही रहता है। और इस प्रोसेस में रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? मतलब ये सब चीज़ अगर हमने चेक करी प्री एंगेजमेंट में, तो इनमें से मतलब क्या पॉसिबल रेड फ्लैग होगा जिसको देख के हम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे? इन इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या मिल सकता है हमें? सी उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ना, वो हमें फिर देखो ये फिर हो जाती है पार्टनर की जजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर को ये लग रहा है कि नहीं यार ठीक है फ्रॉड हुआ है, बट फ्रॉड नॉट बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वेंडर ने कोई फ्रॉड कर दिया इम्प्लॉयज के साथ मिलके, तो वहां पे हम चेक करते हैं कि इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट एक बड़ा वर्ड है और ये बहुत जजमेंटल वर्ड है। ऐसे ही किसी की, बिकॉज देखो मैनेजमेंट में भी बहुत बड़े 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 बंदे बैठे रहते हैं, ऐसे ही हम किसी पे आरोप नहीं लगा सकते अनलेस एंड अनटिल हमारे पास कोई पुख्ता सबूत हो, मतलब कि एविडेंस बहुत तगड़ा हो। तो वहां पे एक वर्ड आता है इंटीग्रिटी विद मैनेजमेंट। अगर वहां पे एक पार्टनर को लगता है कि हाँ ठीक है इंटीग्रिटी पे इतना फोकस नहीं जाएगा, बट नॉट बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड हुआ है, तो हाँ तो ये रेड फ्लैग को थोड़ा कम कर देता है। अगेन रेड फ्लैग है कि फ्रॉड हुआ है, मैं उसकी चेकिंग भी उसी हिसाब से करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं चेकिंग को थोड़ा कम कर दूंगा, चेकिंग भी उसी हिसाब से करूंगा। बट हाँ ये प्री एंगेजमेंट में ये मोटा मोटा रोल प्ले करता है। तो बेसिकली आई थिंक मेरा क्वेश्चन प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हुआ। क्या रेड फ्लैग्स हो सकते हैं फ्रॉड के अलावा? मतलब इन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा क्या मिल सकता है हमें जिसको देख के हमें लगे कि ये एक्सेप्ट नहीं करना है? लाइक एक तो जो क्लियर ये हो गया कि अनडिस्प्यूटेड प्रीवियस ऑडिटर्स के ड्यूज हैं, या फिर हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है प्रीवियस ऑडिटर के साथ, या फिर हम्म। फ्रॉड, कोई ब्लेटेंट फ्रॉड जो कि पब्लिक नॉलेज में है और कंपनी ने भी एक्सेप्ट कर लिया है बीएससी या एनएससी पे, सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। बट उसके अलावा इन हम्म। डॉक्यूमेंट्स में कुछ और ऐसा मिलता है जो कि जिसकी वजह से हम किसी असाइनमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं? अ, ये तो ये तो यार मतलब भाई ऐसा तो कुछ भाई, एमओए यूए में बस मैं कंपनी के बारे में जानता हूँ, नॉट बिकॉज कि यहीं से मैं फ्रॉड पे पता लगाना चालू कर दूं।
नहीं, मैं स्पेसिफिक फ्रॉड की बात नहीं कर रहा, मैं किसी भी रेड फ्लैग की एज एन क्लाइंट उसको एक्सेप्ट करने ना करने के कंटेक्स्ट में पूछ रहा हूँ। यार ऐसा, यार ऐसा तो डायरेक्ट, यार मैं इसमें क्या बोलूं भाई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब जरूरी नहीं है हर चीज का जवाब हो भाई, नहीं पता, सिंपल सी बात है, नहीं या है भाई, इसका ऐसा जवाब नहीं है कुछ मेरे पास। नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स में जिसकी वजह से हम छोड़ दें, या मे बी हाँ इसका स्ट्रक्चर इतना बड़ा है या फाइनेंशियल इतना बड़ा है कि हमारी टीम सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक रीजन हो सकता है मे बी। यार भाई, तो ऐसे तू नहीं कह सकता ना कि एमओए उस एओए से मैं रेड फ्लैग निकाल दूं, ऐसे कैसे कह सकता है यार, इतना तो मैंने भी नहीं किया हुआ है डिटेल में। प्री एंगेजमेंट मैंने प्लानिंग से किया हुआ है, प्लानिंग से तो भाई प्री एंगेजमेंट तो इतना डिटेल में कहाँ ही जाते हैं। और ये सारी की सारी प्लानिंग पे, कंपनी एक्सेप्ट कर ही लेती हैं, बिग फोर थोड़ी ना है। ओके, नहीं तो मुझे भी पता प्लानिंग है पे यार प्रोसीड भाई, करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ रिकॉर्डिंग बंद करियो। तो प्लानिंग पे प्रोसीड करेंगे फिर, सम अप हो गया क्या प्री एंगेजमेंट? भाई मोटा मोटा तो यही रहता है, तभी तो कह रहा हूँ। तो मैं इसको समराइज करूँ, मेरे हिसाब से यही है, कुछ एडिशन हो तो बताइए। हम्म। तो हम्म। सबसे पहले तो हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स देख रहे हैं, जिसके अंदर से हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट क्लॉज और कैपिटल क्लॉज है। हम्म। उसके अलावा कंपनी के बेसिक डॉक्यूमेंट्स लाइक ये सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, लास्ट ईयर फाइनेंशियल एंड ऑडिट रिपोर्ट, और उसके अलावा हम्म। जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो सब हम एमआरएल के अंदर इस कंपनी से ले रहे हैं। और हम्म। जो हमारा सी एक्ट है उसकी सब गाइडलाइंस लाइक प्रीवियस ऑर्डर की अनडिस्प्यूटेड ड्यूज ना हो, या फिर कम्युनिकेशन हमारा प्रॉपर ना हो, और जो भी हम्म। अदर नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं, पब्लिक नॉलेज है अबाउट द कंपनी, यही सब हम हम्म। रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यही ना बेसिकली, कि हम्म। कुछ मिस करा मैंने? इसमें एक एडीटी 1 एडीटी 4 भी ऐड कर ले अदर डॉक्यूमेंट में। क्या क्या होते हैं वो? एडीटी 1 इज फॉर, अगर कोई मान ले, एडीटी 1 होता है कि कोई कंपनी एक ऑडिट फर्म को अपॉइंट कर रही है। एडीटी 4 ओके, होता है कि अगर प्रीवियस ऑडिटर ने रेजिग्नेशन दिया है, तो एडीटी 4 से हम डिटेल निकाल के उससे कम्युनिकेट करते हैं। ये तो मतलब एडीटी फोर तो हम ऑडिटर करता है कि कौन फाइल करता है? कंपनी कंपनी फाइल करती करती है है, रजिस्ट्रार पे? दोनों कंपनी करती है। यस। ओके, और जो एक ट्रेडिशनल चेकलिस्ट थी उसमें से क्या क्या कवर हुआ इसके अंदर? सी अ नोट ऑन अपॉइंटमेंट, एडीटी 1, एक्सेप्टेंस एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस का लेटर, इंडिपेंडेंस कंफर्मेशन, ये मैंने प्लानिंग पे रखा है, और कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग भी प्लानिंग पे रखा है। और ये एंगेजमेंट लेटर तो प्री में आ जाएगा ना, कि ये प्लानिंग के बाद आएगा? प्लानिंग मैंने प्री पे ही लिखा है, ये रहा। बट लोग इसमें भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एंगेजमेंट लेटर कौन देता है, किसको मिलता है, तो इसका क्या सी प्रोसेस रहता है? एंगेजमेंट लेटर का अगर मैं तुम्हें वो दिखाऊं, एंगेजमेंट लेटर कंपनी फॉर्म देती है ऑडिट कंपनी को। मेरे को एक सेकंड। आई थिंक पहले कंपनी ऑफर देती है शायद, फिर ऑडिटर एंगेजमेंट लेटर देता है, एंड देन ऐसा कुछ होता है क्या? कंपनी उसको एक्सेप्ट करती है। यस। एंगेजमेंट लेटर फॉर्म देती है, देन कंपनी उसे एक्सेप्ट करती है, एडीटी 1। ओके, रुको मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका टेम्पलेट। ये रहा, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस चेकलिस्ट, एंगेजमेंट लेटर, रिफर चैप्टर 1.1। ये रहा, ड्राफ्ट फॉर्मेट ऑफ एंगेजमेंट लेटर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। तो मतलब कि ये फॉर्म दे रही है कंपनी को, देन कंपनी उसे एक्सेप्ट करता है, एडीटी 1 फाइल करता है, और एडीटी 1 का चालान हमें दे देता है। ओके, तो प्री एंगेजमेंट सम अप हो गया एक तरह से, कुछ कवर हो गया ना? हम्म। ठीक है, तो प्लानिंग इसके बाद कंटिन्यू करें कि नेक्स्ट में यस, करें? कंटिन्यू करते हैं।